हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th के चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पूरी प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसे जो ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या पैतरे अपनाती हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। एंड इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो फटाफट से आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिए, बिकॉज जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपके पास हर एक न्यू वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में। इलेक्शन कैंपेनिंग से हम लोग बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि ये जनरली हमारे गली मोहल्लों में, हमारी रोड्स पे, हमारे इलाकों में होता रहता है। आप सबने अपने एरियाज में कभी कभी हर साल बाद या कुछ कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद कुछ नारे सुने होंगे, जैसे कि 5 साल केजरीवाल केजरीवाल एंड जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे भाई का नाम रहेगा। इस तरीके से जो नारे, जो पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज निकालती हैं हमारी गलियों में, हाथ जोड़ जोड़ कर कहती हैं वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा, एंड इस तरीके से अट्रैक्टिव, आई कैची, समटाइम्स फनी नारे लगाती हैं। उनका मोटिव क्या होता है ये करने का, वो ये क्यों करती हैं? उन्हें शौक है गलियों में घूम घूम के ऐसे चीखने का, नारे लगाने का? नो। इलेक्टोरल कैंपेनिंग का एक प्रोसीजर होता है। इस इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए उन्हें 2 हफ्ते का टाइम पीरियड मिलता है, जो अनाउंसमेंट ऑफ वोटर्स लिस्ट से लेकर के जो पोलिंग डेट की अनाउंसमेंट होती है तब तक के बीच का जो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो सारी की सारी पार्टीज को ये कहती है भैया जाइए कैंपेनिंग कर लीजिए। कैंपेनिंग में उन्हें हर पर्टिकुलर एरिया पे डोर टू डोर वो रीच करते हैं, वो जाते हैं और लोगों से बेसिकली वोट्स की डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं कि आप हमें वोट जरूर दीजिएगा। अब हम किसी दुकानदार के पास सामान लेने क्यों जाते हैं? अगर वो दुकानदार हमें अच्छे डिस्काउंट्स देगा, हमें अच्छी स्कीम्स देगा, हमें उसकी कंज्यूमर पॉलिसीज अच्छी लगेंगी, तभी हम उसके पास जाएंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी स्कीम्स को, अपनी पॉलिसीज को अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से नारे लगाती हैं ताकि उनको लगे कि जनता जो है वो हमसे अट्रैक्ट होए, हमारे बारे में जाने और वो हमें ही वोट दे। इसीलिए इलेक्शन कैंपेनिंग में जनरली पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से नारों का यूज करती हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आज हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। इंदिरा गांधी के टाइम पर 1971 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ उस टाइम पे क्यों चूज किया गया ये नारा? बिकॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन तो देश हमारा था ही, तो इसीलिए ये नारा उन्होंने चूज करा कि लोगों के दिल पे लगेगा भाई बहुत गरीबी है, ये औरत आएगी और ये गरीबी को हटाएगी। इसीलिए उन्होंने ये गरीबी हटाओ नारा चूज किया ताकि लोग हमसे अट्रैक्ट हो और हमें वोट दें। देन अगेन सेव डेमोक्रेसी यूज हुआ 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में, यूज किया जनता पार्टी ने अंडर लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। उन्होंने सेव डेमोक्रेसी क्यों बोला कि भाई डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट जो है वो अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और हम उस स्पिरिट को मेंटेन करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। देन अगेन ऐसा एक और एग्जाम्पल है लैंड टू द टिलर। ये 1977 के वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में यूज किया गया था। वहां पे बेसिकली ये क्यों यूज किया गया? जस्ट ये कि जो टिलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए लैंड हम देंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और एटलीस्ट फार्मर कम्युनिटी का सबका वोट तो यहाँ पे आ ही जाए। इसके साथ साथ ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें स्लोगन आया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। ये स्लोगन दिया था टी रामाराव की लीडरशिप के अंडर तेलुगु देशम पार्टी ने। उन्होंने ये जो स्लोगन दिया था ये 1983 में दिया था और उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्लोगन बनाया और ताकि जितने भी ये लोग हैं वहां के वो अट्रैक्ट हों और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आ गए और इसी पार्टी को वोट दें। तो बेसिकली इलेक्शन कैंपेनिंग का सिर्फ एक मकसद ये होता है कि जनता हमसे अट्रैक्ट हो, हमें देखे, हमें सुने, हमारे नारों से सुन के खुश हो और फिर वो हमें ही वोट दें। अब ये तो बात हो गई इलेक्शन कैंपेनिंग की जिसमें डोर टू डोर ये लोग विजिट करते हैं। बट कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि वो इन सर्विसेज के साथ साथ और बहुत सारी चीजें करते हैं। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे जो अध्यक्ष, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उन्हें लीडर्स को आपने देखा होगा वो गरीबों के इलाकों में जाकर के कंबल बांटते हुए नजर आते हैं, वो वहां पर कपड़े बांटते हैं, वहां पे नीड्स के हिसाब से जैसे जैसे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। कई कई जगह पे वो अल्कोहल बांटते भी नजर आए, वहां पे नीड वैसी होगी, उन्होंने सोचा होगा यहाँ के लोग अल्कोहल से अट्रैक्ट होंगे तो वैसे ही उन्होंने लोगों को वहां पे भी वैसा किया। बट धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस
प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस कहीं माल प्रैक्टिसेस तो नहीं बनती जा रही? ऐसा तो नहीं हो रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जा जाकर उन्हें अपने जो है साइड पर लेने के लिए, उनसे वोट खींचने के लिए कि उनका वोट हमारे ही पास आए, ऐसा करने के लिए कुछ माल प्रैक्टिसेस तो नहीं करती? यही बेसिक स्पिरिट है हमारी डेमोक्रेसी का, और ऐसी प्रैक्टिसेस को ही नजर देखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट में हमने इन पार्टीज के लिए जो इलेक्शंस में खड़ी होती हैं उनके लिए कुछ रूल्स निकाले हुए हैं, और उन रूल्स को उन्हें फॉलो करना होगा। जैसे कि उसको कोड ऑफ कंडक्ट में उन्हें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है कि वो किसी भी वर्शिप की जगह को, किसी भी रिलीजियस प्लेस को वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। वो मंदिर मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर वो इलेक्शन कैंपेनिंग वहां पे नारे वो नहीं लगा सकते हैं। देन वो किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल को, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने इलेक्टोरल कैंपेनिंग के प्रोसीजर में घसीट नहीं सकते हैं। एंड जैसे इनका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो तभी हर एक पार्टी डिसाइड कर लेती है कि हम किस मुद्दे पे काम करेंगे, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और हम लोगों के लिए क्या पॉलिसी लेकर आएंगे। तो जब इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम आ जाता है तब तक हर एक पार्टी ये बात सरकार को बता चुकी होती है कि हमारी मेन पॉलिसी क्या है। तो इलेक्शन कैंपेनिंग के कोड ऑफ कंडक्ट में एक मेजर बात ये भी है कि आप एंड मोमेंट पे अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप एंड मोमेंट पे एक नई स्कीम लेकर सामने नहीं आ सकते कि अभी तक तो हमने सोचा था हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, बट अब हमने सोचा हम पहले गरीबी को हटाएंगे फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। नो, वो पॉलिसी अगर आपको स्टार्ट करनी थी तो वो आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सामने रखनी थी। और इसके साथ साथ ही इलेक्शंस की जो प्रोसेस है इसमें यह भी नजर रखी जाती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा है वो किसी भी वोटर को जाकर के ब्राइब ना करें, उनसे वोट खरीदने की कोशिश ना करें, उनको घूस देने की कोशिश ना करें कि आप पैसे लीजिए भाई साहब हमें ही वोट दीजिएगा, ये ना हो। इसके साथ साथ ही वो रिलीजन के नाम पर, वो धर्म की आड़ में, वो अपने कास्टिज्म के बेसिस पे किसी वोटर को फोर्स नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते देख भाई मैं भी पंजाबी तू भी पंजाबी, भाई पंजाबी पंजाबी भाई भाई मुझे वोट देना। नो, दिस कैन नॉट बी डन। तो वो कम्युनलिज्म या रिलीजन बेसिस पे, धर्म की आड़ में या कास्ट की या जात की किसी बेसिस पे वो वोट नहीं मांग सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को नहीं यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। वो किसी गवर्नमेंट व्हीकल को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी अपने इलेक्टोरल पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स के प्रोसीजर में नहीं घुसा सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही अब इतना सारा काम वो कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, पॉलिसीज भी निकाल रहे हैं, इसके लिए उनके पैसे तो लगते हैं। पैसे फिक्स हैं बिकॉज मनी प्रैक्टिसेस जो होती है ना वो जनरली माल प्रैक्टिसेस की ओर चली जाती हैं, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने पैसे फिक्स कर रखे हैं। ये दो अमाउंट है हमारे सामने, एक है 25 लाख रुपए की और एक है 10 लाख रुपए की। ये जो दो अमाउंट है, इन्हीं अमाउंट तक खर्चा करने का, इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्चा करने का अधिकार होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। 25 लाख रुपए तक की अमाउंट वो खर्च कर सकती हैं जब वो लोकसभा इलेक्शंस में खड़ी हो, लोकसभा असेंबली के इलेक्शंस में वो खड़ी होती हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी लोकसभा इलेक्शंस में होती है तब वो 25 लाख रुपए तक का खर्चा अपनी कैंपेनिंग में कर सकती हैं। बट जब वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में होती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट असेंबली के लिए लड़ रही होती है, तब वो सिर्फ 10 लाख रुपए का खर्चा कर सकती हैं और इससे ज्यादा खर्चा वो नहीं कर सकती। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है जिससे हम इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के घोड़ों के ऊपर लगाम लगा के रखते हैं कि ये ज्यादा तेज ना निकल जाएं और किसी तरीके की डर्टी ट्रिक को ना अपना लें। अब इसके बाद हमने देख लिया इलेक्शन डिसाइड हो गया, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। अब इसके बाद आता है पोलिंग डे। अब बेसिकली एंट्री होती है वोटर्स की। ये एक पोलिंग डे होता है जिस दिन वोट डलते हैं, जिस दिन सारे के सारे जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो वोटर्स आते हैं। जनरली जिस जगह पर उनका पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर जो है पड़ता है वो गवर्नमेंट एरिया ही होता है कोई ना कोई, या फिर तो एक गवर्नमेंट स्कूल होता है या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे पोलिंग बूथ सिचुएटेड होते हैं उनके एरिया के। तो वो जाते हैं अपने अपने एरिया के पोलिंग बूथ्स के ऊपर, वो वोट डालकर आते हैं और इसे हम पोलिंग डे या इलेक्शन डे भी बोलते हैं। वोटर्स लिस्ट में जिस जिसका नाम होता है वो लोग वहां पर वोट कास्ट करने जाते हैं और उसके साथ साथ अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन के साथ वो जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उनके पास एक इलेक्टोरल कार्ड होता है जो उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। बट वो कार्ड ही सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, वो और भी कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। अब इसी के साथ जब वो लोग वहां पे जाते हैं तो पोलिंग बूथ अंदर से कैसा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वहां पे जो सेटअप होता है उस सेटअप में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट बैठा होता है, एक एक बंदा बैठा होता है
वो वहां पे क्यों बैठा होता है? क्योंकि वो ये चेक करता है कि भाई जो बंदे वोट डालने आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि नहीं आप ना इसी पार्टी को वोट डालो, इसे मत डालो, ऐसा ना किया जा रहा हो। इसीलिए हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट चेकिंग के लिए बैठा होता है। वहां पे हमारे जैसे लोग जिन्हें वोट देना होता है वो जाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है, देन हमारी फिंगर पे एक मार्क लगाया जाता है कि हमने वोट दे दिया है, हम रिपीटेडली वोट ना दें। और इसी के साथ अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन्स होती हैं, ईवीएम्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। अब उन पे जाकर हमें सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है और उस बटन प्रेस करने से जिस भी पार्टी का सिंबल वहां पे बना होता है, जिस पार्टी का नाम लिखा होता है, वहीं पे एक बटन बना होता है, हमें उस बटन को प्रेस कर देना होता है और हमारा वोट जो है उस पार्टी को चला जाता है। बट आज से पहले जो सिस्टम था वो एक पेज होता था, उस पेज पे पार्टी का नाम लिखा होता था और यहाँ पे आपको स्टैंप लगाना होता था। उस स्टैंप से ये होता था भाई एक बैलेट स्टैंप होता है कि आपने इस पार्टी को वोट दिया है। बट वो पेज वाला सिस्टम ना नकली था, इसीलिए उस पेज वाले सिस्टम को अब हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिस्टम करवा दिया, क्योंकि पेज है आफ्टर ऑल, पेज से कितनी चीटिंग ट्रिक्स हो सकती हैं। तो इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और चीटिंग का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर लोग आते हैं, बटन प्रेस करके वोट डाल के जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को सील कर दिया जाता है। इलेक्शन डे पे उन्हें सील कर दिया जाता है वोटिंग डलने के बाद, और उसके बाद उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाकर रख दिया जाता है। जब वो मशीन सेफ जगह पर चली जाती हैं तो पर्टिकुलर दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद उन मशीन्स को खोला जाता है और काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग के दौरान भी हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट वहां पे प्रेजेंट होता है, ये देखने के लिए कि जो काउंटिंग हो रही है वो फेयर प्रोसीजर से हो रही है या नहीं हो रही है। जब भी काउंटिंग का प्रोसीजर हो रहा होता है उसी समय के दौरान धीरे धीरे हमारे पास लाइव इन्फॉर्मेशन आती रहती है मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स जो हैं, जो टीवी चैनल्स रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उन पे हमारे पास धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि क्या क्या वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, कौन सी पार्टी जो है वो लीड में है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। एंड फाइनली रिजल्ट आ ही जाता है हमारे सामने, हमें पता चल जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट से एक पर्टिकुलर पार्टी जीत गई है। अब क्या होता है कि जब जरूर होता है ये कहीं ना कहीं कि जब कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि इन्होंने तो चीटिंग करी थी, ये तो माल प्रैक्टिसेस से जीते हैं, जीतना तो हमें चाहिए था, चीटिंग हुई है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो खराब हो रहा है। अगर पार्टीज चीटिंग कर रही हैं तो क्या आपका मानना ऐसा है कि कोई एक पार्टी जो माल प्रैक्टिसेस कर रही है? नो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पार्टीज की माल प्रैक्टिस होती क्या है। आखिरकार एक पार्टी डर्टी ट्रिक्स कर सकती है तो उन डर्टी ट्रिक्स की लिस्ट में है क्या क्या, वो पार्टी कर क्या सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो वोटर्स लिस्ट में जेन्युइन नेम्स की जगह फॉल्स नेम डलवा सकती है। झूठे नाम होंगे, वो बंदे वोट वाले होंगे ही नहीं, उनकी जगह पर वो झूठे वोट डलवा देंगे। इसी के साथ साथ वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज कर सकते हैं। वो रूलिंग पार्टी है, उनको गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दी हुई हैं, वो उन फैसिलिटीज का मिसयूज करेंगे। और इसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो रिचर पार्टी है, वो बहुत ज्यादा अमीर पार्टी है, तो वो अपने पैसों का यूज करेगी, वो लोगों को डराएगी, धमकाएगी, आइए हमें वोट दीजिए। इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती हैं। इसके साथ साथ ही रिगिंग भी होती है, कभी कभी पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता है। पीआरआई पार्टी, रिमेंबर मेक्सिको, पोलिंग बूथ को ही चेंज कर देते थे एंड मोमेंट पे, ईवीएम मशीन्स में घोटाले हो जाते थे एंड जो बैलेट पेपर्स होते थे उनमें घोटाले हो जाते थे। तो इस तरीके से काफी सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होती है अगर उन्हें चीटिंग ही करनी है तो। अब जब ये मुद्दा उठ के आता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज ने चीटिंग करी है, तो हम लोगों को भी डाउट होता है कि यार अगर ऐसा हो कि हम इतने फेयरली वोट देने जा रहे हैं, हम इतने दिल से वोट दे रहे हैं और उसके बाद वो पार्टी जीत जाए जिसने चीटिंग करी है और जो चीटिंग से इतने सारे वोट्स पाए हैं, जिसने वो जीत जाए, तो हमारा वोट करने का फायदा क्या होगा? जो बेसिक एसेंस है वो तो वहीं मिट गया। अब इसी के साथ साथ हमारी इस जरूरतों को पूरा करने के लिए और हमारी इन डिमांड्स के ऊपर बात रखने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी का नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के आगे आप आई भी लगा सकते हैं, बिकॉज दिस आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी की कोई जोर जबरदस्ती, किसी का कोई लगाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर वो मजबूर होगी बायस डिसीजन लेने पे। इसीलिए बायस डिसीजन मेकिंग ना हो और इलेक्शन कैंपेनिंग को, इलेक्शन प्रोसीजर को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कोई गवर्न करे, कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो स्ट्रांग हो अपने आप में, जो सारी चीजों को देख सके, वो है इलेक्शन कमीशन। अब कोई भी पार्टी जो होती है, उस पार्टी को टिकट मिलना, उस पार्टी को सिंबल अलॉट होना, उस पार्टी को एक गाइडलाइन देना कि आप क्या क्या फॉलो करेंगे, आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपको क्या क्या करना है, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना
कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और आपके लिए पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना कि उनकी एक एक एक्टिविटी क्या होगी, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो उनकी टिकट कैंसिल कर देना। अगर ऐसा लगता है कि इलेक्शंस में चीटिंग हुई है तो रीपोलिंग अनाउंस कर देना। ये सारी चीजें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती हैं इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा हमारी अथॉरिटी नहीं है जो डंडा लाकर रख सके कि आपको हमारी बात माननी है। इलेक्शन कमीशन के लिए चूज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर को। अब ये इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उनको उनकी गद्दी से हटाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है। तो इलेक्शन कमीशन इतनी ज्यादा पावरफुल है, एक बार इलेक्शन कमीशन बन गई है तो उसके बाद उस इलेक्शन कमीशन को हिलाना बहुत टफ है। एंड ऑब्वियसली इनके जो लीडर होते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें भी हटाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये तो पावर्स हो गई हमारी इलेक्शन कमीशन की, और हमने इतनी ज्यादा पावर्स इलेक्शन कमीशन को इसलिए दी हैं ताकि हमारा जो बेसिक मोरल है जिसके बेसिस पे हम वोटिंग कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो बेसिक मुद्दा है वो मेंटेन रहे और हमारी वोटिंग जो है वो वेस्ट ना जाए। अब इसके साथ साथ वोटिंग तो हो गई, वोटिंग को लगाम भी लगा दी, इलेक्शन कमीशन भी आ गई, पार्टीज के ऊपर एक डंडा भी कर दिया कि जी आपको कोई डर्टी ट्रिक नहीं करनी है। अब इसके साथ साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोग कौन कौन हैं जो वोट देने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो भाई वोटिंग में इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं है। ये हमें पता चलता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन से। पॉपुलर पार्टिसिपेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक चीज नोटिस करते हैं और वो चीज है टर्न आउट फिगर्स। टर्न आउट फिगर से हमें पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो वोट करने आए थे, हमारे पास कितने सारे एलिजिबल वोटर्स थे लिस्ट में, और उसमें से कितने लोग जो हैं वो वोटिंग डे पे वोट डालने आए थे या नहीं आए थे। अब ये जो तरीका होता है, ये जो ट्रेंड होता है देखने का, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने वोटर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। अगर हम कंपेयर करें लास्ट 50 ईयर्स का जो ट्रेंड है, अगर टर्न आउट फिगर जो है लास्ट 50 ईयर्स से हम कंपेयर करें तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हमारी जो टर्न आउट फिगर है वो बढ़ रही है और वहां की डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि हमारे पास एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जितने भी इलिटरेट लोग हैं, जितने रूरल एरिया से, बैकवर्ड एरिया से लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो लोग सबसे ज्यादा सामने आते हैं और वोटिंग डे पे उन लोगों को वोटिंग करनी वो बहुत अहम अपना ये डिसीजन समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत नीड में होते हैं तो उन्हें लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी आए जो हमारे लिए काम करे। इसीलिए वो लोग सबसे ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं और वोटिंग डे पर आके वोट डालते हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ इसे कंपेयर करें, यूएसए के साथ कंपेयर करें, तो वहां पे इस तरीके से जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं वो सामने आकर के वोटिंग नहीं करते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो सामने आकर वोटिंग नहीं करते हैं। तो बेसिकली इंडिया का जो कॉमन बंदा है, जो आम आदमी है, वो वोटिंग से बहुत ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लिए अगर कुछ अच्छा करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी, तो हमें उठ के सामने आना चाहिए। इनफैक्ट अगर 2004 के बाद से हम देखना स्टार्ट करें तो हमारे यहाँ के आधी जनता जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग करवा रही होती है। एवरी 1 आउट ऑफ 7 वोटर्स जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। तो इतनी ज्यादा आबादी जो है वो इलेक्शंस में इन्वॉल्व है, लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन सामने आता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, उन इलेक्शन रिजल्ट को क्या एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कोई ना कोई पार्टी तो ये मुद्दा उठाई देती है कि चीटिंग हुई है जी। अब ये चीटिंग तो हुई है, उस चीटिंग को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे ये मानेंगे कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई? इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देगी। कई बार इलेक्शन कमीशन के फैसले जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत रिजिड लगते हैं। जब वो कभी कभी ऐसे सीवियर केसेस में रीपोलिंग भी अनाउंस कर देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत रिजिड लगता है, बट दे हैव नो अदर चॉइस, उन्हें इलेक्शन कमीशन की बात ही माननी पड़ेगी। वो बाउंड है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हमने पावर ही इतनी दे रखी है। अब इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो फेयर है या नहीं, हमें ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी ही जीते। चाइना थोड़ी है जो कम्युनिस्ट पार्टी जीतती रहेगी, नॉट पॉसिबल। बड़ी बड़ी कंट्रीज में, इंडिया में भी ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर 5 साल का टाइम पीरियड है तो अपने 1 या 2 टाइम पीरियड के बाद जरूर हारती है। तो ये एक सबसे पहला तरीका है चेक करने का कि इलेक्शंस फेयरली हो रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन कैंडिडेट्स के ऊपर ये एलिगेशन होते हैं कि उनका कुछ क्रिमिनल कंडक्ट है, या वो लोग जो हैं वो बहुत मोटी पार्टी है, भाई बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास काफी चेक है, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो इंसान हारता है। और जनरली ऐसा इंडिया के हर एक इलेक्शन में होता है, असेंबली
असेंबली इलेक्शंस में भी हमें देखने को मिलता है कि वो कैंडिडेट जिसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस होते हैं वो भी हारते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारी जो वोटिंग है वो फेयर हो रही है, हमारा जो वोटिंग प्रोसीजर है वो फेल नहीं हो रहा है, हमारी वोटिंग देना जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा है। तो ये बेसिकली जो डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं उनका जो आउटकम होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो पॉपुलर प्रेफरेंस के हिसाब से, वो जनता की हाँ या ना के हिसाब से ही सामने आता है। अब इसी के साथ साथ एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इतनी प्रॉब्लम्स जब है ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स में हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब वो चैलेंजेस जो होते हैं, वो चैलेंजेस इनको बहुत बड़ी अड़चन बन के सामने आते हैं, क्योंकि इनको आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है ये, इन्हें इलेक्शन जीतना है। और सबसे बड़ी बात, जनता को ये फील होना चाहिए कि हमने जिस पार्टी को चुना था ना भाई, सही चुना था, उस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है और हमारा जो इलेक्शन में वोटिंग करना है वो वेस्ट नहीं गया है। इसीलिए हम ये विश्वास कर पाएंगे ना कि हमारा जो डेमोक्रेसी का जो वेरी स्पिरिट है, जो वो स्पिरिट है वो फेल नहीं हुआ है। तो इसीलिए इन चैलेंजेस के ऊपर खरा उतरना पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये चैलेंजेस होते क्या क्या है। सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत पैसा होता है, ये डर रहता है कि कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पैसा होने का, अपने पास इतने रिसोर्सेज होने का गलत फायदा ना उठा लें। कहीं वो ऐसा ना करें कि छोटी पार्टीज को सामने ही ना आने दें, उनके ऊपर डोमिनेशन अपनी जमाएं कि हम तुम्हें आगे नहीं आने देंगे। एंड ऑब्वियसली दिस कैन हैपन, क्योंकि अगर किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है तो वो दब सकती है, उसके ऊपर डोमिनेशन जमाई जा सकती है। तो इसीलिए ये पॉसिबल रहता है और ये डर रहता है कि एक पार्टी जिसके पास फुल फ्लेज रिसोर्सेज है, इतनी अमीर पार्टी है, वो कहीं अपनी अमीरी का, अपनी रईसी का फायदा ना उठा ले। इसी के साथ साथ कंट्री के कुछ पार्ट्स में देखा जाता है कि कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन होता है। उनका उस क्रिमिनल कनेक्शन होने के साथ साथ ये डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मसल पार यूज कर रहे हैं, वो अपने क्रिमिनल कनेक्शन को लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को ही गद्दी पे टिकाए हुए हैं और वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई और पार्टी आकर जीते। इसी के साथ साथ कभी हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई पार्टी का कैंडिडेट ऐसा होता है जो ये चाहता है कि सिर्फ मेरे ही घर के लोग जो हैं वो आए और वो ही अपनी सरकार बनाए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर लालू यादव जी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने देखा है कि वो इंसान जो है, ऐसे काफी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, सिर्फ वो ही आए और वो ही पार्टी बनाए, उन्हें ही टिकट मिले। तो ऐसे फोर्सेबली टिकट्स भी ली जा सकती हैं और टिकट सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को ही दिलवाई जा सकती हैं। ये भी एक बेसिक चैलेंज होता है। इसी के साथ साथ स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज का जो बेसिक स्पिरिट है उसको हार्म ना किया जाए। भाई वो छोटी पार्टी जरूर है पर वो बड़ी तो बनना चाहती है ना, उसे आगे तो आने दो, उससे उसका हक तो ना छीनो। तो इसीलिए ये भी एक मेजर चैलेंज है और ऐसा चैलेंज सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोग ऐसा मत सोचना भाई कैसी कंट्री है हमारी, इतने सारे चैलेंजेस है। नो, सिर्फ ऐसा चैलेंज इंडिया फेस करने वाली कंट्री नहीं है। हर एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, जहां पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, हर एक कंट्री ऐसे चैलेंजेस को फेस करती है। इट इज जस्ट दैट हमारे पास रिफॉर्म्स है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, वी आर वेरी पावरफुल। हम उन रिफॉर्म्स के जरिए, हम उन सजेशंस और उन कंक्लूजन्स के जरिए जो वो लगाती हैं, उनके जरिए हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अच्छी खासी लगाम लगा सकते हैं। अभी तक तो सक्सेसफुल हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या क्या होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एससी एकेडमी की सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।